हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि मैंने वो जो बॉटनी लेक्चरर के हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ थी उसको मैंने पूरा किया हुआ है। आज जो हम वो एसपीएससी के पास पेपर में से बॉटनी लेक्चरर की जो टेस्ट है 2006 में हुई थी, आज उसके हम पहले पार्ट को कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जो भी सारी टेस्ट हमारे मेरे पास अवेलेबल हैं, 3-4 हैं, यानी कि कुछ केपीके की भी हैं या पंजाब की हैं, वो भी सारी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ। जैसे भी आप यानी कि अपने पेपर में अपीयर होने वाले हैं तो एक दिन पहले जो भी चीज़ें उनके लिए रिक्वायरमेंट हैं, यानी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास CNIC अपना होना चाहिए, आपके पास वो जो स्लिप है वो होनी चाहिए, आपके पास जो चालान है वो भी होना चाहिए। वो आप एक जगह पे यानी कि अच्छे तरीके से रखें, जैसे आप मेंटली जो हैं वो क्या हैं, ठीक हैं, कोई भी आपको किसी किस्म की परेशानी ना हुई। और रात को देर तक पढ़ें, उनके बाद आप अच्छी तरीके से नींद करें और सुबह को थोड़ा थोड़ा जो सुबह सुबह उठकर यानी कि एक यानी कि टच दे दें, जैसे चीज़ें जो हैं वो आपके यानी कि जहन में रखी हुई हों। तो उसके बाद आपने करना क्या है, आप जैसे ही यानी कि सुबह से अच्छे तरीके से नाश्ता करके आप सेंटर पे चले जाएं, वहाँ पे आपको पानी की बोतल दी जाएगी। आप उन्हें उनको बस ऐसे नहीं कि बस ढक्कन खोल करके पी जाना है, नहीं नहीं, आपने वो उसको रखना है, क्योंकि अब ऐसे ना हो कि आप पानी पी लें फिर आपको वॉशरूम जाना पड़े और आप वो आपको इजाज़त ना दें और इसी तरीके से आपका सारा पेपर ख़राब हो सकता है। तो आप वो पानी जो भी है वो पिए ना, उनको रखें, बाद में यानी कि घूंट घूंट करके आप पीते रहें भले। तो पेपर पे शुरू होने से पहले आपने क्या करना है, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देनी है। और आपको पता होना चाहिए यानी कि जो भी आपको यानी कि आंसर की दी जाएगी उसमें सर्कल अच्छे तरीके से लगाएं। ऐसे ना हो कि बस आ जाएं आप और वो गलत सर्कल लगा कर आएँ और आपके जो यानी कि क्वेश्चन हैं वो भी गलत हो जाएं। तो उसके बाद जैसे आप पेपर में बैठे हैं तो मेंटली अपने आप को तो यानी कि हेल्दी से महसूस करें और लंबी सी सांसें लें। और पेपर आपके पास जब आ चुका है तो आप यानी कि शुरू कर दें पेपर को। उसके बाद आपने करना क्या है, 50 यानी कि क्या होते हैं, मतलब क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उनमें से आपको यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि बस आपने बस एक से शुरू करना है वो यानी कि 50 तक चले जाना, नहीं, आपको जो चीज़ आ रही है वो सबसे पहले आपने वो चीज़ें यानी कि सर्कल करनी है जो जिस पे आपको 100% यानी कि पता है कि भाई ये चीज़ मुझे आ रही है, इसमें कोई भी शक वगैरह नहीं है। सबसे पहले आप यानी कि अपना टाइम कंज्यूम कर किए बजाय वो आप कर लें, भले आपको वो उसमें से 25 आ रहे हैं या 30 आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं आप वो कर लें अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आप उस पे आएँ जो जिस पे आपके मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि भाई ये भी हो सकता है, वो भी सकता है, उसमें थोड़ी थोड़ी सी श्योरिटी है, फिर आप उसको यानी कि क्या करें, हल करें। उसके बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको आ ही नहीं रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि 30 से ऊपर चले जा चुके हैं तो आपने वो जो वाले सवाल सारे कोई भी टिक नहीं करना है, बस आपने उसको छोड़ देना है। तो उसके बाद आप यानी कि पेपर जमा करके चले, इंशाल्लाह आप यानी कि सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनका जो पासिंग मार्क्स होता है यानी कि 50 तक वो आपको क्या करते हैं, या 50 से अबोव जो होती है वो मेरिट लिस्ट जाती है, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, अच्छे तरीके से तैयारी करके चले जाएँ, ठीक है। तो आज का सबसे पहला जो हमारे पास यानी कि टेस्ट जो है 2006 की, उनका जो पहला जो है हमारे पास वो ये है। उन्होंने पूछा था पहला सवाल कि भाई जो मतलब एक ऐसी अलजी विच इनहिबिट्स द सिनो आर टर्म्ड एज, अलजी विच इनहिबिट्स द सिनो आर टर्म्ड एज, वो अलजी जो यानी कि सिनो पे यानी कि क्या करती है, इनहिबिट करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। ऐसी अलजी जो यानी कि सिनो पे यानी कि ग्रो करती है तो उसको क्या कहा जाता है, क्रायोफाइट्स। तो इससे आपको जाहिर है कि मतलब जो भी एलजी हैं वो क्रायोफाइट्स हैं, या मतलब वो जो क्रिप्टोफाइट्स हैं या हेलोफाइट्स हैं, जो जो अलग अलग जगहों पे रह रही हैं, एंडोफाइट्स हैं या जूफाइट्स हैं, तो उन पे आपको पढ़ना है कि भाई अलजी कहाँ कहाँ पे यानी कि सर्वाइव करती है। तो सबसे पहले ये सवाल था। उसके बाद जो दूसरा सवाल था इसी टेस्ट के अंदर वो ये था कि फ्लैजिलेटेड सेल्स आर एब्सेंट इन क्लास, फ्लैजिलेटेड सेल्स आर एब्सेंट इन क्लास। अब कौन सी क्लास, ये पूछ रहा है किसके बारे में, रेड एलजी वो नहीं, रेड एलजी को तो यही मतलब इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मतलब आप कहते हैं कि भाई रेड एलजी के अलावा जो है हमारे पास वो है, उन्होंने क्लोरोफाइसी का पूछा है, क्लोरोफाइसी। उसके बाद है मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल साइनोफाइसी,
ठीक है, या ज़ेंथोफाइसी। तो कहने का मकसद है आपको पता होना चाहिए फ्लैजिलेटेड सेल्स रेड एलजी के अंदर भी एब्सेंट होते हैं, और प्लस में जो होता है वो यानी कि साइनोफाइसी के अंदर भी क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, साइनोफाइसी। तो यहाँ पे जो सही सवाल है वो कौन सा वाला है, साइनोफाइसी है, साइनोफाइसी। रेड एलजी तो उन्होंने दिया ही नहीं है, तो मतलब ओनली ये है, तो ये क्या होगा, साइनोफाइसी होगा। उसके बाद जो तीसरा इन्होंने सवाल दिया था वो था कि साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एलजी इज, साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एलजी, इन ब्लू ग्रीन एलजी इज। अब ब्लू ग्रीन एलजी का क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब कि साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये फर्स्ट ईयर की अगर आप बुक ले लें साइनोबैक्टीरिया में, आप नोस्टॉक को स्टडी करें, जो नोस्टॉक की शक्ल है उसमें हम यानी कि हम जो यानी कि एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर यानी कि ये क्या होते हैं, हेट्रोसिस्ट होते हैं, हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये भी आपका सवाल हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो मतलब ये साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एनर्जी क्या होती है, हेट्रोसिस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने चौथा सवाल दिया हुआ था, वो चौथा सवाल था यानी कि कॉन्जुगेशन जो ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एलजी इज़ फाउंड इन। कॉन्जुगेशन मतलब एक सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। कॉन्जुगेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो पूछ रहा है कि कौन सी वाली एलजी के अंदर क्या जाता है, फाउंड इन, ठीक है, फाउंड इन एलजी। अब कौन सी वाली एलजी में कॉन्जुगेशन में क्या होता है, दो एलजी होते हैं आपस में यानी कि साइड बाय साइड आकर यानी कि अपने साथ क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल, जैसे बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि कॉन्जुगेशन जो होती है क्लेमाइडोमोनास के अंदर मैंने देखा है कि नहीं होती है। उसके बाद मैंने देखा कि भाई ऑप्शन ये थे क्लेमाइडोमोनास, उसके बाद ओइडोगोनियम, और तीसरा जो था उसके पास क्या था, स्पायरोगैरा। तो मैंने चेक किया हुआ है, तो स्पायरोगैरा ही यहाँ पे क्या हो सकता है, सही है, मतलब यानी कि ये सही है क्या, स्पायरोगैरा। तो उसके अंदर ये क्या होती है, कॉन्जुगेशन होती है। ठीक है, उसके बाद जो पाँचवा सवाल था वो था कि थर्मल एलजी बिलोंग्स टू क्लास, थर्मल एलजी यानी कि जो हीट वाली जगहों पर रहने वाली जो एलजी हैं, थर्मल एलजी बिलोंग्स टू क्लास, यानी कि जो एलजी के जो सारे क्लास हैं, रेड एलजी, ब्राउन एलजी, जो भी है, ग्रीन एलजी, थर्मल एलजी बिलोंग्स टू क्लास। अब ये कौन से वाले क्लास है, यानी कि क्या करती है, बिलोंग करती है। तो ये किसके बारे में पूछ रहा है, थर्मल एलजी के। तो आपको पता होना चाहिए ये जो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब ये है कि ये जो एलजी है इट बिलोंग्स टू द साइनोफाइसी, यानी कि थर्मल एलजी जो होती हैं यानी कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में रहने वाली, वो कौन सी क्लास से यानी कि ताल्लुक़ रखती हैं, ये साइनोफाइसी, थर्मल एलजी यानी कि उसमें आ जाती है साइनोफाइसी। उसके बाद जो है हमारे पास इरेगुलर कॉलोनीज आर कॉल्ड, इरेगुलर यानी कि जब ये दूसरा सवाल था, इरेगुलर कॉलोनीज आर कॉल्ड, अब इरेगुलर कॉलोनीज क्या होता है, अगर आप एलजी के अंदर देखेंगे तो एक पाल्मिला स्टेज होती है, पाल्मिलॉइड जिसको हम कहते हैं, या दूसरी जो है हमारे पास डेंड्रॉइड स्टेज होती है। ठीक है, कौन सी स्टेज, डेंड्रॉइड स्टेज होती है, डेंड्रॉइड स्टेज। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इरेगुलर कॉलोनी, मैंने ये अच्छे तरीके से चेक किया हुआ है, जिसमें जो मुझे सही लग रहा है वो ये वाला है कि भाई पाल्मिलॉइड स्टेज में क्या होता है, पाल्मिलॉइड स्टेज यानी कि ये क्या होती है, इरेगुलर कॉलोनीज तैयार करती हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो यानी कि दूसरा क्वेश्चन है पाल्मिलॉइड स्टेज के बाद कि प्लांट्स विदाउट वस्कुलर टिश्यूज़। एक तो प्लांट्स के पास वस्कुलर टिश्यूज़ ना हो, सबसे पहले प्लांट्स विदाउट वस्कुलर टिश्यूज़, मतलब उनके पास एक तो वस्कुलर टिश्यूज़ ना हो, और दूसरा जो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई उनके पास यानी कि नेक्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, एंड नेक्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन में जो था वो ये था स्ट्रक्चर कि भाई या तो ये एलजी है, या तो ये हमारे पास यानी कि ब्रायोफाइट्स हैं, और उसके बाद जो हमारे पास क्या है, फंजाई तो हो नहीं सकता। एलजी जो है वो प्लांट से थोड़ा अभी डिफ़र करती है सेल वाल की वजह से भी, या वो अकेटे के नेचर इतनी नहीं है। तो इसमें क्या होगा यानी कि ब्रायोफाइट्स, एक तो उनके पास मतलब वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं है, और दूसरी इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती हैं इतनी वो यानी कि कवर्ड नहीं होती है, ससेप्टेबल होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स, यानी कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और वैसे ये जो स्ट्रक्चर है मिली पाई जाती है टेरिडोफाइट्स के अंदर, वो तो यहाँ पे है नहीं।
तो ज़ाहिर है इनसे जो थोड़े कम वाले होंगे तो वो कौन से होंगे, और ब्रायोफाइट्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि ऑप्शन है वो है एल्गी विच इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ फूड, यानी कि कौन सी वाली एल्गी जिसको हम यानी कि एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं, एल्गी विच इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ फूड, यानी कि आप खाने तौर पे इस्तेमाल करें, यूज्ड एज अ फूड। ये इसको हम आगे भी डिस्कस करके आए हैं, यानी कि यूज्ड एज अ फूड। तो ये क्या होती है, ये ना तो एक्टोकार्पस है ना ओइडोगोनियम है। तो इसका जो सही जवाब है कि यानी कि अल्वा को ये क्या करते हैं, सोर्स ऑफ फूड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि नवा जो क्वेश्चन है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज, डोमिनेंट प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने अल्टरनेशन जनरेशन आगे पढ़ी हुई है, ब्रायोफाइट इज, उसमें क्या होती है, एक यानी कि गेमेटोफाइट स्टेज होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते, एक तो हमने पढ़ा हुआ है गेमेटोफाइट और दूसरा हमने पढ़ा हुआ है स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जो होता है ये हायर प्लांट्स के अंदर डोमिनेंट स्टेज होती है और ये जो होता है लोअर के अंदर होती है। तो गेमेटोफाइट ज़ाहिर है ब्रायोफाइट के अंदर जो डोमिनेंट स्टेज होगी वो कौन सी होगी, यानी कि गेमेटोफाइट होगी, गेमेटोफाइट, ठीक है। वहाँ से वो पहली इसकी स्टेज होगी, बाकी की जो स्टेज है वो वहाँ से आएंगे। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि सवाल है वो है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट इज, तो भाई एक सारा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि एज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोसोम इनहेरिटेड यानी कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल चला जाता है, इनहेरिटेड एज ए यूनिट, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन, तो एक जनरेशन से जब एज ए यूनिट तो यानी कि चला जाता है, तो जाहिर है ये अंडरस्टूड बात है कि ये ना तो डीएनए होगा और ना तो ये क्या होगा, मतलब जीन होगा, और ये क्या होगा, इसका सही जवाब यानी कि गेमेट में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अगर ह्यूमन होगा तो ये 23 होंगे, यानी कि एक सेट होगा। अगर वो जो ऑर्गेनिज्म है उनसे वेरी करता है, ठीक है, ज़रूर नहीं कि वो सेम ही हो। उसके बाद जो हमारे पास स्टोमेटा आर मोस्ट लार्जली प्रेजेंट ऑन, स्टोमेटा ये तो बहुत ईजी है, स्टोमेटा आर लार्जली प्रेजेंट ऑन, तो ये ज़ाहिर है स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं, सही जवाब इसका क्या है, लीव्स, यानी कि लीव्स पे यानी कि स्टोमेटा होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, गैसेज एक्सचेंज में, ठीक है। बाकी जो जब प्लांट्स थोड़ा शुरू स्टेज में होते हैं तो किनकी स्टेम जो होती है वो उसके पास स्टोमेटा वगैरह भी होते हैं, या फोटोसिंथेटिक इन नेचर भी होती है। तो यहाँ पे कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं, यहाँ पे लीफ ही होगा। कैम्बियम इज़ नॉट फाउंड इन, कैम्बियम इज़ नॉट फाउंड इन। अब कैम्बियम किस में नहीं पाई जाती, तो जाहिर है जो हमारे पास है यानी कि आंसर में क्या होगा, मोनोकाट में ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, क्योंकि यानी कि नो सेकेंडरी ग्रोथ, इन पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है। तो जाहिर है तो इनमें जो कैम्बियम है वो होगी नहीं, क्योंकि कैम्बियम का ही काम होता है जाइलम और फिलोएम को क्या करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है, आगे, ठीक है। और जाइलम और फिलोएम जो सेकेंडरी फिलोएम बनते जाते हैं तो वो कैम्बियम का काम होता है। तो यहाँ पे कैम्बियम है ही नहीं, तो इसकी वजह से इन्हें ये क्या होगा, इस पर यहाँ पे सही क्या होगा, मोनोकाट होगा। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि ये दूसरा है कि स्टार शेप स्क्लेराइड्स आर कॉल्ड, ऐसे स्क्लेराइड्स जिनकी शेप जो स्टार है, ये मैं आगे पढ़ा आपको लेक्चर सीरीज में पढ़ा कर आया हूँ। स्टार शेप्ड स्क्लेराइड्स आर कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, एस्ट्रोस्क्लेराइड्स। आंसर में क्या होगा, एस्ट्रोस्क्लेराइड्स। बाकी ओस्टो वगैरह होंगे तो आपको पता है कि बोन शेप या इरेगुलर जो बहुत सारी यानी कि कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एस्ट्रोस्क्लेराइड्स। उसके बाद ये है यानी कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन वो है द सेकेंडरी थिकनिंग। अब ये जो सेकेंडरी थिकनिंग होती है किसकी वजह से होती है, सेकेंडरी थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि वॉल ऑफ जो स्क्लेरेनकाइमा की जो सेकेंडरी थिकनिंग होती है वो असल में किसकी वजह से होती है। ज़ाहिर है अब तो वो स्क्लेरेनकाइमा तो सबसे पहले आपको पता होना कि ये डेड सेल होते हैं,
तो इसको में ना कोई सेलुलोज की हम बात करेंगे या ना कोई पेक्टिन की। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होती है हमारे पास, एक होता है लिग्निन, जो क्या होता है पॉलीमर होता है, ठीक है। तो ये उनके अंदर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इसकी वजह से उसको वो क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या किसका काम है, सेकेंडरी यानी कि थिकनिंग काम जो काम है वो किसका है, लिग्निन का है। उसके बाद एक पील ऑफ मेथड, यानी कि एक पील ऑफ मेथड होता है, यानी कि इज़ यूज्ड फॉर, ये कह रहा है कि फॉर इज़ यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ फॉसिल ऑल टाइप ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। यानी कि ये मतलब कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सब किस्म के जो फॉसिल्स हैं उसको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ शुरू में एसिड यानी कि डाले जाते हैं उनको स्टडी करने के लिए। तो एक कॉमन सेंस से मैंने इसको स्टडी किया है, कोई सही जवाब मुझे इसका नहीं मिल रहा, पर मुझे ये नहीं लग रहा कि ये क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा। ज़रूर नहीं कि सारे किस्म के जो आप फॉसिल्स हैं उनको स्टडी करने के लिए यही मेथड इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यानी कि मेथड हमारे पास क्या हैं, अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है कास्ट एंड मोल्ड है, वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स, कास्ट एंड मोल्ड। अब कास्ट और मोल्ड क्या है, ये तो एक असल में क्या है, फंजाई हैं। कास्ट एंड मोल्ड जो हैं, यानी कि कास्ट एंड मोल्ड को के पास जो है ऑर्गेनिक मैटर क्या वाकई में होता है, कह रहा है कास्ट मोल्ड है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स, हैव ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स। तो इनको अगर आप देखेंगे तो ये डिकम्पोज होने के बाद इनके पास कोई ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं रहती। आंसर में क्या होगा, नो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, नो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इनके पास यानी कि ये नहीं होती डिकम्पोज होने के बाद, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है वो है कि टू एलिमेंट्स है, यानी कि टू एलिमेंट्स, मतलब ये तो अभी बहुत लंबा सा रहा है, क्योंकि कोई एक ऐसा दो ऐसे एलिमेंट्स जो यानी कि क्या करवाते हैं, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। अब प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल में यानी कि ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब वो कौन से वाले हैं, सबसे पहले आंसर में क्या है हमारे पास यहाँ पे सही होगा, वो एक तो होगा मैग्नीशियम और दूसरा जो है वो आयरन। अभी आयरन इनके इसके साथ दिया गया है, डायरेक्ट आयरन का तो कोई ऐसा मतलब इसमें यूज़ होता नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम सेंट्रल एटम होता है, 4 जो होते हैं वो पायरोल रिंग्स होती हैं उनके साथ मिलती हैं। तो यहाँ पे यही सवाल जो है वो सही होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है कि भाई एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट एंड एग्जाम्पल ऑफ सेप, यानी कि नीचे मतलब ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं उनमें से पूछ रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट कौन सा वाला है जो यानी कि डेड यानी कि ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। सेप्रो मीन्स डेड, ठीक है ना, डेड मटेरियल पे। तो जहाँ पे जो जवाब होगा सही वो है ब्रेड मोल्ड, यानी कि ब्रेड मोल्ड एक ऐसी फंजाई है जो मतलब यानी कि सेप्रोफाइट तौर काम करती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ब्रेड मोल्ड। उसके बाद जो है कि यानी कि डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया, मतलब यानी कि डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया पूछ रहा है कि डिजीज़ काज्ड बाय, यानी कि नीचे जो दी गई बीमारियां हैं उनमें से कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि टेटनस जो है वो एक ऐसी बीमारी है आंसर में, यानी कि टेटनस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी बंदे का तो उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल है कि भाई जो बैक्टीरिया की वजह से होती है तो उसको क्या कहा जाता है, टेटनस कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है पॉइजन्स, आज का जो आखिरी इसका है वो है पॉइजन्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया पॉइजन्स यानी कि पैदा करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को या किसको किल करने के लिए, तो उनको क्या कहा जाता है, टॉक्सिन्स कहा जाता है। इनका जो सही जवाब होगा वो टॉक्सिन्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सुबह जो हम इनका जो दूसरा पार्ट है उसके साथ आपके साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। शुक्रिया।